हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं कॉस्ट सीट के एमसीक्यू। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमें सभी चैप्टर में थ्योरी पढ़ने की नीड नहीं है। हमें सभी चैप्टर के अंदर थ्योरी नहीं पढ़नी। कुछ चैप्टर में थ्योरी पूछता है और कुछ चैप्टर से एमसीक्यू पूछता है। तो कुछ चैप्टर जो थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल नेचर के हैं, उनमें हमें थ्योरी पढ़नी चाहिए। जैसे कि हमने मटेरियल पढ़ा, लेबर पढ़ा, उनमें हमने थ्योरी पढ़ी क्योंकि उससे थ्योरी पूछता है। आगे जाकर हम चैप्टर पढ़ेंगे बजट, वहां पर भी हम बहुत सारी थ्योरी डिस्कस करेंगे, वहां भी थ्योरेटिकल पार्ट है। पर कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिससे कभी थ्योरी नहीं पूछता, उससे पूछेगा तो पूछेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड पूछेगा तो सर आपके पास एमसीक्यू। तो आज एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूं आपके लिए मैं, जिससे आपके क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर एमसीक्यू पूछ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कॉस्ट सीट। कॉस्ट सीट हमारे चैप्टर का नाम है और उसके एमसीक्यू हम स्टार्ट करते हैं। आज हम ऐसे दो चैप्टर के एमसीक्यू कवर करेंगे। एक कॉस्ट शीट हो गया और एक दूसरा चैप्टर लेंगे जिससे सिर्फ एमसीक्यू ही आते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं आता। मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्त, ऐसा नहीं होता। हमें कभी कभी स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, हर कोई मेहनत करता है, पर हार्डवर्क और स्मार्ट तरीके से हार्डवर्क करने में फर्क होता है। अब एक स्टूडेंट है जो कॉस्ट शीट की थ्योरी रटने में लगा हुआ है। आप पास्ट डाटा देखेंगे तो कॉस्ट शीट में थ्योरी पूछता नहीं है, एमसीक्यू पूछता है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है। तो मेहनत हमें उस पर करनी चाहिए जो पेपर में आ रहा है, राइट। तो उसी वे में मैं आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। जहां पर थ्योरी की नीड है वहां थ्योरी करा रहा हूँ, जहां पर एमसीक्यू एमसीक्यू तो देखो सारे चैप्टर के कर रहे हैं। जहां पर थ्योरी की नीड है वहां पर थ्योरी पढ़ रहे हैं, जहां पर नहीं नीड है वहां नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, चलिए। जनरली फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट शीट प्रिपरेशन, जब हम कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करते हैं तो कॉस्ट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं। जब हम कॉस्ट को प्रिपेयर करते हैं तो किस बेसिस पर कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं, फंक्शन के बेसिस पर। फंक्शन के बेसिस पर कॉस्ट को क्लासिफाई करते हो और उसका आंसर आता है प्राइम कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री ओवरहेड। इस तरीके से इस बेसिस पर हम फंक्शन के बेसिस पर कॉस्ट को एलोकेशन करते हैं, कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं फंक्शन के बेसिस पर। ठीक है, पहले का आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, इसमें से कौन सा प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं है। तो सर सबसे पहले प्राइम कॉस्ट तीन चीजों से मिलकर बनता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये प्राइम कॉस्ट तीन चीजों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले अगर मैं कोई मटेरियल खरीद रहा हूं, अगर मैं कोई मटेरियल खरीद रहा हूं और उस मटेरियल को खरीदने से लेकर फैक्ट्री तक लाने का जो भी मेरा इनडायरेक्ट, जो भी मेरे कैरीज इनवर्ड होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और रॉ मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो ये तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। जीएसटी अगर आप कोई पे करते हो रॉ मटेरियल पे और उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब हम जीएसटी का क्रेडिट, जीएसटी के दो पार्ट होते हैं, एक में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब आपको उसका बेनिफिट जो आपने जीएसटी पे करा वो गवर्नमेंट से आप ले लेते हो, और एक में विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है जिसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलता। जो आपने जीएसटी पे करा वो आपको गवर्नमेंट से या एडजस्ट नहीं कर पाओगे। आपने जीएसटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब है। तो अगर जीएसटी पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो वो उसका पार्ट नहीं है, क्योंकि आपने जो जीएसटी पे करा था वो आपको मिल गया, तो वो तो कॉस्ट हुई नहीं। पर अगर जीएसटी आपने पे करा रॉ मटेरियल खरीदते टाइम, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिला, आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिला, तो वो जीएसटी कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा, मटेरियल का पार्ट माना जाएगा। तो मटेरियल का पार्ट है तो वो प्राइम कॉस्ट पे आएगा। तो ये भी प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। अगर कोई ओवर टाइम प्रीमियम पे कर रहे हैं किसी भी वर्कर को, तो किसी भी वर्कर को जब हम ओवर टाइम प्रीमियम पे करते हैं तो वो ओवर टाइम प्रीमियम इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट लेबर, एंड डायरेक्ट लेबर इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो इनमें से कौन सा प्राइम कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट ऑफ पैकिंग। अब दो टाइप की पैकिंग होती है, एक होती है प्राइमरी पैकिंग, एक होती है सेकेंडरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग का मतलब जिसके बिना आप प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर पाओगे, प्रोडक्ट को कस्टमर तक भेज ही नहीं पाओगे। सेकेंडरी पैकिंग जो होती है वो एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से होती है। तो जो प्राइमरी पैकिंग होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होता है, और जो सेकेंडरी पैकिंग होती है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है। तो ये प्राइम कॉस्ट नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ पैकिंग इज नॉट अ प्राइम कॉस्ट। ये सर इसका आंसर है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट क्या नहीं है, कॉस्ट ऑफ पैकिंग नहीं। आगे कहता है ए लिमिटेड रिसीव्ड एन ऑर्डर, ए लिमिटेड को एक ऑर्डर रिसीव्ड हुआ, फॉर विच इट परचेज अ स्पेशल फ्रेम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ। अब सर होता क्या है, जब भी आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ऐसा खर्चा
किसी स्पेशल चीजों के लिए किया जा रहा है। मैंने भाई कोई मशीन मंगाई, स्पेशल मशीन मंगाई अपने प्रोडक्शन करने के लिए, स्पेशल कोई खर्चा कर रहा हूं, स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाया, तो जब भी वर्ड स्पेशल वर्ड का यूज हो जाता है, समझ लेना है आपने स्पेशली खर्च करा है, रेगुलर नेचर खर्चा नहीं है, आपने स्पेशली इसको खर्च करा है अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो स्पेशल नेचर का कोई भी किसी भी टाइप का खर्चा होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होगा सर। वो किसका एक्सपेंस का पार्ट होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस का। इसमें बस ये बताया कौन किसका पार्ट है, इसलिए इसके एमसीक्यू थोड़े आसान हो जाते हैं। सैलरी पेड टू प्लांट सुपरवाइजर, सैलरी मैंने पे करी प्लांट के सुपरवाइजर को। अब प्लांट का सुपरवाइजर जो है वो कहाँ बैठता है जी? फैक्ट्री के अंदर। तो किसका पार्ट होगा ये? फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा। ठीक है, चलिए अगर मेरे पास डायरेक्टर के पास हमारे लैपटॉप है, मुझे बताओ डायरेक्टर कहाँ बैठता है? डायरेक्टर भैया कहाँ रहते हैं? डायरेक्टर ऑफिस में रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। तो डायरेक्टर के लैपटॉप पे होने वाला डेप्रिसिएशन वो कहाँ जाएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा। सिंपल है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए मैन्युफैक्चरर हैज सेट अप अ लैब फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट फॉर कंप्लायंसेस विद द स्टैंडर्ड। ए मैन्युफैक्चरिंग ने एक लैब सेटअप करी और उसका काम था टेस्टिंग करना। टेस्टिंग करना उसका काम था। क्यों कर रहे हैं टेस्टिंग? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट कहती है कि भैया बिना टेस्टिंग के, बिना लैब टेस्टिंग के आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। तो कंप्लायंसेस है, स्टैंडर्ड्स है। सैलरी ऑफ दिस लैब स्टाफ आर पार्ट। अब मैंने उस लैब के स्टाफ को सैलरी दी। तो भैया मुझे बताओ, सबसे पहला लैब स्टार्ट करने का पर्पस क्या था? प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना, मतलब प्रोडक्ट को टेस्ट करना कि जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है क्या वो कंप्लायंसेस पे हो रहे हो नहीं, मतलब क्वालिटी कंट्रोल करना। सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो तब करते हैं जब प्रोडक्ट बनाने से पहले करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर डायरेक्ट एक्सपेंस और ये तो है ही नहीं है, तो या तो क्वालिटी कंट्रोल है या तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट तब होता है जब प्रोडक्ट बनने से पहले करते हैं ना रिसर्च, तभी तो प्रोडक्ट बनाएंगे उस अपनी रिसर्च के हिसाब से। अब प्रोडक्ट बन गया है, उसकी टेस्टिंग कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट इज अ राइट आंसर। ठीक है सर। ऑडिट फीस पेड टू ऑडिटर इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। भाई ऑडिट फीस किसका पार्ट है? एडमिनिस्ट्रेशन। सैलरी पे कर रहा हूं फैक्ट्री के स्टाफ को, किसका पार्ट होगा? फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा। ये तो बड़े सिंपल है। भाई मैंने कैंटीन एक्सपेंस खर्च करा फैक्ट्री के वर्कर पे। अब मुझे बताओ, फैक्ट्री में मेरी कैंटीन है, उसमें मेरे कैंटीन एक्सपेंस खर्च हो रहे हैं, तो फैक्ट्री का है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। सर रॉयल्टी अगर मैं पे करता हूं, अगर मैं रॉयल्टी, अब रॉयल्टी किसी भी टाइप की हो, चाहे वो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन हो, चाहे रॉयल्टी ऑन सेल हो, कई बार मैंने बेसिक की क्लास में भी सिखाया था, स्टार्टिंग में भी सिखाया है, कई बार मैंने बताया रॉयल्टी किसी भी नेचर का हो, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड रॉयल्टी पे कर रहे हो, चाहे वो सेल से रिलेटेड, वो हमेशा इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट माना जाएगा। और इस तरीके से देखो कॉस्ट शीट खत्म हो गया। ठीक है सर। तो ये कुछ 10 एमसीक्यू थे, इससे हमें पता चल गया, एक आइडिया हो गया कि पेपर में अगर ऐसे इस टाइप के एमसीक्यू आते हैं कॉस्ट के अंदर, तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम एक तरीके से एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया जी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सर अपने अगले चैप्टर के अंदर, राइट। चलिए तो अगला चैप्टर हम पढ़ते हैं, इसी के साथ अगला चैप्टर हमारा है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये सारी चीजें इसी के अंदर पढ़ते हैं। और इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये 3 छोटे छोटे चैप्टर मिलकर ये चैप्टर बना हुआ है। इस पर्टिकुलर चैप्टर से भी सर आपसे एमसीक्यू पूछेगा, आपसे कभी नहीं पूछेगा कि क्या इसके पर्टिकुलर इसके अंदर थ्योरी है। तो जो जो एमसीक्यू वाले चैप्टर है वो अभी मैं करा देता हूं आपको, जितने हो पाते हैं, मतलब है ना। और आपको याद भी होगा कि बहुत सारे थ्योरी पार्ट, बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी हम क्लास के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, थ्योरेटिकल पार्ट। ये सब प्रैक्टिकल पोर्शन है, सब प्रैक्टिकल पोर्शन। नॉन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, एंड उसके बाद रिकंसिलिएशन। ठीक है ना। और पता है ये चैप्टर से पेपर में आता भी नहीं है, ये एक ऐसा इकलौता चैप्टर है जो आप छोड़कर जा सकते हो इजीली, क्योंकि इससे पिछले 5 से 6 अटेम्प्ट में देखा ही नहीं गया, पर एमसीक्यू आ सकता है, इसलिए एमसीक्यू पे फोकस कर रहे हैं हम इस चैप्टर के अंदर।
मैं बार बार आपसे रिपीट करता हूँ, हार्ड वर्क हर कोई करता है, हमें उस तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से पेपर आएगा। पेपर में जो चीज़ आती है उस पर हमें मेहनत करनी चाहिए। चलिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम देख रहे हैं अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है और इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है? नॉन इंटीग्रेटेड में फाइनेंशियल बुक और कॉस्ट बुक सेपरेट बनाई जाती है, जबकि इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में फाइनेंशियल बुक और कॉस्ट बुक एक साथ बनाई जाती है और एक ही प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में अंदर फाइनेंशियल बुक बनाएंगे तो फाइनेंशियल प्रॉफिट निकलेगा, फाइनेंशियल बुक बनाएंगे तो फाइनेंशियल प्रॉफिट निकलेगा, और कॉस्ट बुक बनाएंगे अलग तो कॉस्ट प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है सर, ये होता है नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड में और नॉन इंटीग्रेटेड में। जबकि इंटीग्रेटेड में फाइनेंशियल बुक और कॉस्ट बुक अलग अलग नहीं बनते, एक सिंगल बुक बनती है, उसमें एक सिंगल प्रॉफिट निकलता है। तभी जब हम रिकंसिलेशन की बात करते हैं तो वहां पर नॉन इंटीग्रेटेड में रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होती है। रिकंसिलेशन हमेशा नॉन इंटीग्रेटेड में होती है क्योंकि वहां पर दोनों अलग अलग बुक मेंटेन होती है, तो प्रॉफिट भी अलग अलग आता है, इसलिए डिफरेंसेस आता है प्रॉफिट के अंदर। तो उस प्रॉफिट के डिफरेंस को हटाने के लिए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो अब आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं जी पहले एमसीक्यू से। वो कह रहा है अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम सेम लेजर इज मेंटेन फॉर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट बाय द अकाउंटेंट। सेम लेजर मेंटेन करते हैं, सेपरेट लेजर आर मेंटेन फॉर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप खुद बताओ, अभी मैंने आपको नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब समझाया कि भैया सेपरेट लेजर अकाउंट मेंटेन करते हैं, फाइनेंशियल बुक अलग मेंटेन होगी और कॉस्ट बुक अलग। सेम कहाँ करते हैं? जब इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम होता है। कैसा होता है? इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम होता है सर, क्योंकि इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में कॉस्टिंग बुक और फाइनेंशियल बुक अलग अलग मेंटेन होती है, तो कॉस्टिंग में ऐसे खर्चे होते हैं, कॉस्टिंग में ऐसे खर्चे होते हैं जो फाइनेंशियल में नहीं आते, और फाइनेंशियल में ऐसे खर्चे होते हैं जो कॉस्ट में नहीं आते, क्योंकि दोनों अलग बुक मेंटेन होगी तो अपने हिसाब से चलेंगे। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो तो फाइनेंशियल के हिसाब से चलोगे, हम कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो हम कॉस्ट के हिसाब से चलेंगे। तो सर दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कुछ ऐसे बीच के खर्चे होते हैं जो इसमें नहीं आते, उसके इसमें नहीं आते। एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कॉस्ट के अंदर नोशनल कॉस्ट को शो किया जाता है, फाइनेंशियल बुक में उसको शो नहीं करते। फाइनेंशियल बुक के अंदर अगर कोई इनकम होगी वो शो करेंगे, कॉस्ट में नहीं शो करेंगे। फाइनेंशियल बुक में अगर हम शेयर इशू करें, डिबेंचर इशू करें, वो शो करते हैं पर कॉस्ट में नहीं शो करते। तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं। तो वो कह रहा है सेकंड पॉइंट पे कि जो नोशनल कॉस्ट है वो कहां पर इंक्लूड होगा? इंटीग्रेटेड में, नॉन। अब देखो इंटीग्रेटेड में तो दो सेपरेट बुक है ही नहीं, तो इसकी तो बात ही खत्म है। जब दो डिफरेंट बुक बनेगी, फाइनेंशियल की अलग, कॉस्ट के अलग, तो नोशनल कॉस्ट भी तो कॉस्ट के हिसाब से करूंगा मैं, है। तो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता, जबकि नोशनल कॉस्ट जो होगा वो नॉन इंटीग्रेटेड में इंक्लूड होता है, वो भी कॉस्ट बुक में, कॉस्ट बुक में। ठीक है सर, तो यहां पर कहां होगा नोशनल कॉस्ट? कहां पर होगा? मे बी इंक्लूडेड इन इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड में, और उसमें कॉस्ट बुक में होगा, फाइनेंशियल में नहीं होता, याद रखना। और इसी की वजह से तो रिकंसिलेशन भी स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, क्योंकि नोशनल कॉस्ट जितनी भी होती है, ऐसे खर्चे जो हमने एक्चुअली में हमारी जेब से पैसा जाकर दूसरे की जेब में नहीं जाता, हमारे पास ही रहता है, पर उसको हम फिर भी कॉस्ट अकाउंटिंग में शो करते हैं। अब आगे क्या कहता है? अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम द अकाउंट मेड टू कंप्लीट डबल एंट्री। कौन सा अकाउंट का यूज करते हैं डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए? जैसे कि मान लीजिए मैंने परचेज करा रॉ मटेरियल, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट, सॉरी, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने वेजिस पे करी, क्या करी? वेजिस पे, तो एंट्री क्या होगी? वेजिस अकाउंट डेबिट टू, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक से अपने वेजिस पे करी। अब आपको पता होगा जितने भी हमारे नॉमिनल नेचर, नॉन इंटीग्रेटेड के अंदर क्या होता है, जितने भी नॉमिनल नेचर के होते हैं उनकी जगह पर तो उनका नाम आता है, जैसे वेजिस है तो वेजिस कंट्रोल अकाउंट आ जाएगा, मटेरियल है तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट आ जाएगा, है ना। और आपके पास अगर फिनिश गुड है की बात हो रही तो फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट आ जाएगा। पर जितने भी हमारे रियल नेचर के अकाउंट होते हैं, जितने भी हमारे आपके पास पर्सनल नेचर के अकाउंट होते हैं, उनकी जगह पर आता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल लेजर, जिसको हम कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं। तो सर नॉमिनल की एंट्री तो मैं पास कर दूंगा, वेजिस का खर्चा ये सब एंट्री पास कर दूंगा, पर वेजिस की एंट्री, ये खर्चा है, खर्चे की एंट्री तो मैं पास कर दूंगा, पर जब उसको कैश से बैंक से पेमेंट करूंगा तब क्या होगा? इसलिए कैश और बैंक जो डबल एंट्री पूरी करता है वो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट पूरा करता है। डबल एंट्री किसको पूरी करता है? जनरल लेजर, नॉन इंटीग्रेटेड में। ठीक है सर,
इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर दोनों बुक एक ही मेंटेन होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या कहता है, यहां पर कहता है इंटीग्रेटेड सिस्टम अकाउंटिंग आर मेंटेन। इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होता है, जब दोनों कॉस्ट की और फाइनेंशियल की बुक सेम होती है, सेपरेट बुक होती है, सेम बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, सेम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाता है, उसको हम इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज डेबिटेड टू विच अकाउंट। अगर मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा तो कौन से अकाउंट पे वो डेबिट करा जाएगा। मुझे एक बात बताओ, एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट, भूल तो नहीं गई एंट्री, ऐसे सिखाया था मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब आप रॉ मटेरियल खरीदोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, और क्योंकि ये नॉन इंटीग्रेटेड है तो परचेज एक नॉमिनल नेचर है, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट टू, और कैश और बैंक की जगह क्या आ जाएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो भैया एंट्री क्या होगी, परचेज और रॉ मटेरियल करने की, परचेज और रॉ मटेरियल करने की एंट्री होगी मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या फिर स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बताओ डेबिट क्या है, स्टोर लेजर या फिर मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये रहा सर, ए विल बी द राइट आंसर। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, इफ मटेरियल वर्थ 1500 आर परचेज फॉर स्पेशल जॉब, देन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा अगर आप स्पेशल जॉब के अकॉर्डिंग आपने कोई मटेरियल बाई किया है तो। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई मटेरियल खरीदता हूं, मैंने इसकी एंट्री भी लिखवाई थी आपको नोट्स के यहाँ पर देखना नोट्स में, जब भी कोई मैं मटेरियल खरीदता हूं तो एंट्री तो होती है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, परचेज टू कैश होती है ना, तो उसके लिए मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या स्टोर लेजर कंट्रोल टू जनरल लेजर। बट अगर आप स्पेशल जॉब के लिए आप एंट्री कर रहे हैं तो उस केस के अंदर स्पेशल जॉब अकाउंट का यूज किया जाएगा, या फिर मैंने स्पेशल जॉब अकाउंट यूज नहीं कराया था क्लास के अंदर, मैंने WIP कंट्रोल अकाउंट यूज करा था कि जब भी स्पेशल जॉब के लिए कोई मटेरियल खरीदते हैं, स्पेशल जॉब मतलब स्पेशल काम के लिए कोई मटेरियल खरीदा जाता है, तो WIP कंट्रोल अकाउंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का ओपन किया जाएगा। आप स्पेशल जॉब अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, तो ए विल बी द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, पेपर में आ जाता है तो समझ नहीं आता क्या एंट्री पास करनी है। विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा इफ मटेरियल वर्थ 500 रुपए आर रिटर्न टू वेंडर अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट को डेबिट करूंगा मैं, अगर मैंने कोई वेंडर से मटेरियल खरीदा और उसको मैं वापस कर रहा हूं। अच्छा, खरीदने की एंट्री होती है परचेज टू वेंडर, अब वापस करूंगा तो वेंडर टू मटेरियल गया, मटेरियल जाएगा और वेंडर के पास पहुंच जाएगा, तो वेंडर हमारे लिए खत्म हो जाएगा और मटेरियल हमारा यहां से चले जाएगा। तो जब मटेरियल हमारे यहां से जाएगा, जब मटेरियल हमारे यहां से जाएगा, पहले आने की एंट्री बताओ, पहले आने की, सॉरी दोस्त कॉल आ गया था। अब मैं की बात सुन, सबसे पहले मैं एंट्री पास करता हूं परचेज की। अगर मैं वेंडर से मटेरियल खरीदता हूं तो होगा क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू, या तो वेंडर लिख दो, ठीक है, या तो कैश कर दो या बैंक कर दो। परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कैश या बैंक, ठीक है। अच्छा, तो एंट्री क्या होगी, परचेज की जगह पर आ जाएगा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट और वेंडर की जगह पर आ जाएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिटर्न कर रहा हूं तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, तो एंट्री होगी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को ही कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं, ठीक है सर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। अगली एंट्री, विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट, कौन सा ऐसा आइटम है जो कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है, नोशनल रेंट। सीधी सीधी कहानी है, नोशनल आइटम सारे कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो 8वें का आपका आंसर हो गया ए। 9th का आंसर क्या है, विच व्हेन द कॉस्टिंग लॉस इज 5600, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्बिंग 600, द लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट शुड बी। तो फाइनेंशियल के हिसाब से लॉस क्या होगा, देखिए कॉस्टिंग का आपके पास लॉस आया 5600 रुपए का,
ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब है, मतलब कितने ओवरहेड हमने कम रिकवर करे। एब्जॉर्ब का मतलब होता है रिकवर करना, कम रिकवर करे। तो मैंने 600 कम रिकवर हुए, 600 कम रिकवर है, मतलब मैंने खर्चे को कम डाला। कम रिकवर होने का मतलब क्या है, आपने खर्चा कम दिखाया। अगर मैं खर्चा और दिखा दूंगा तो ये लॉस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। जहां 5600 का भी लॉस है और ये खर्चा मैंने जो कम दिखाया है, अंडर रिकवरी है ना, अंडर रिकवरी, अंडर है ना, रिकवरी ओवर अब्जॉर्ब का मतलब, तो 600 और दिखा दूंगा तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा, 6200 रुपए का। तो लॉस एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 6200 का, अगर 600 रुपए अंडर रिकवरी नहीं होती तो 6200 का लॉस। इस तरीके से निकालेंगे। एंड द लास्ट वन, विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी एडेड, इसमें से कौन सा आइटम हम ऐड करेंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट टू अराइव एट अ फाइनेंशियल। सर कॉस्ट प्रॉफिट और फाइनेंशियल प्रॉफिट है, ठीक है, इसमें से क्या क्या ऐसा ऐड करूं जिसमें मैं कॉस्ट से फाइनेंशियल में पहुंच पाऊं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास दोनों में 1000 है और इसमें 500, क्या ऐसा ऐड करेंगे, इसका मतलब कॉस्टिंग प्रॉफिट कम है, फाइनेंशियल ज्यादा है, तो मैं इसको ऐसे लेट कर लेता हूं, फाइनेंशियल प्रॉफिट 1500 है, कॉस्टिंग प्रॉफिट 1000 है, तो इसमें कौन सा आइटम हम ऐड करें जिससे हम फाइनेंशियल से कॉस्ट में पहुंचने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर ऐड करना है, क्या ऐड करूं, इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर आता ही नहीं, इनकम टैक्स पेड आता ही नहीं कॉस्टिंग में, तो ये दोनों तो कॉस्ट में आते ही नहीं, ये तो सीधी सीधी कहानी हो गई। क्या ऐड करना है, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क ओवरहेड, खर्चे को आपने ज्यादा दिखा रखा है, खर्चे को ज्यादा दिखा रखा है, इससे प्रॉफिट कम हो गया है। मैं खर्चा जब ज्यादा दिखाऊंगा, मान लो 500 रुपए का खर्चा कॉस्टिंग में ज्यादा दिखा दिया, खर्चा ज्यादा दिखाने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया, और प्रॉफिट कम हो गया तो क्या हुआ, आपने क्योंकि ओवर रिकवरी दिखा रखी है, ज्यादा खर्चा दिखा रहा है, उसको ठीक करने के लिए आप कॉस्टिंग के प्रॉफिट को बढ़ा दोगे, क्योंकि ज्यादा खर्चा दिखाने से प्रॉफिट कम हो गया था, अब ठीक करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। एंड हियर ए विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहां पर 20 से 25 मिनट के अंदर अपनी दो क्लास, दोनों चैप्टर के एमसीक्यू कवर कर लिए। अगर यही मैं लाइव क्लास ले रहा होता तो इसको 45 मिनट लग जाते हैं मुझे। लाइव क्लास में पहले रुको, वेट करो, सुनो, अच्छे से समझो कि हाँ अच्छा ये कह रहे हैं, फिर इंतजार करो बच्चे को रिप्लाई का, फिर मैं पूछूंगा, फिर वो रिप्लाई करेंगे, इस तरीके से समय कंज्यूम हो जाता है। इसलिए रिकॉर्डेड मुझे ज़्यादा बेनिफिट लगता है, टाइम भी बचता है। आप इसको 10 मिनट में भी कर सकते हैं, अगर 1.5 की स्पीड में देखो, 2 की स्पीड में, तो वो भी हो सकता है। तो ये बेनिफिट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी तरीके से आधे आधे घंटे की क्लास में, 45 मिनट की क्लास में हम आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।